नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम एट 4। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और प्राइम एट 4 में आज आपको दिखाएंगे यूपी उपचुनाव ने पकड़ा पीक और कहां से आए मुस्लिम लीग, और साथ ही राहुल के बयान पर बीजेपी बोली फिट है बहुत, फिर किसकी मेमोरी लॉस। इसके साथ ही दिल्ली में प्रदूषण ने निकाला दम लेकिन राजनीति नहीं कम, ये खबर भी आपको दिखाएंगे। और आज आपको दिखाएंगे हिंद की हाइपरसोनिक उड़ान, अब नहीं रहेगा दुश्मनों का नामो निशान। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को जोरदार झटका लगा। कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया और तुरंत इस्तीफा स्वीकार करने की बात भी कही, जिस पर मुख्यमंत्री आतिशी ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया। कैलाश गहलोत का पार्टी छोड़ दी, अलविदा कह दिया। इस्तीफे की वजह लोगों से किए गए वादों को पूरा ना करना बताया। इस प्रकार से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का चाल चलन, दिल्ली के लोगों को जिस तरह से उन्होंने जीवन नारकीय बनाया है, जहरीला हवा, प्रदूषित पानी, प्रदूषित जमुना जी, तो हो सकता है कि उनके साथ रहने वाले बहुत सारे लोग अब उनसे अपना विचार नहीं मेल खाते हैं। तो कैलाश गहलोत ने अगर आज किनारा कर लिया तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कैलाश गहलोत अरविंद केजरीवाल के उस पाप नगरी में अपने को अब नहीं रखना चाहते हैं। चुनाव चल रहे हैं और भाजपा के गंदे षड्यंत्र शुरू हो चुके हैं। ईडी और सीबीआई उनके एलाइज एक्टिव हो चुके हैं। कैलाश गहलोत जी के भी ऊपर काफ़ी ईडी और इनकम टैक्स के मामले चल रहे थे, उनके परिवार के ऊपर भी चल रहे थे, तो उन्होंने जेल की स्ट्रगल से बेहतर भाजपा ज्वाइन करना बेहतर समझा। लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाए हैं खास, तो आखिर कौन है कैलाश गहलोत, और अब ये हम आपको बता देते हैं ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ सकें। तो देखिए, कैलाश गहलोत दिल्ली के परिवहन मंत्री थे, केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे। गहलोत नजफगढ़ से विधायक भी हैं। साउथ वेस्ट दिल्ली में गहलोत की बहुत मजबूत पकड़ समझी जाती है और गहलोत केजरीवाल के बेहद करीबी समझे जाते थे। गहलोत ने 2015 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और आज गहलोत ने मंत्री पद के साथ आम आदमी पार्टी का साथ भी छोड़ दिया। अपने इस्तीफे की चिट्ठी में उन्होंने क्या लिखा, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। गहलोत ने लिखा कि आज आम आदमी पार्टी गंभीर संकट से जूझ रही है। आम आदमी पार्टी के वादे के मुताबिक यमुना नदी साफ नहीं हुई। यमुना आज जितनी प्रदूषित है पहले कभी नहीं रही है। ये जो चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में इस बात का जिक्र कैलाश गहलोत की तरफ से किया गया, जो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लिखी, जो आप यहां पर ये देख रहे हैं ना, उसी का जो मुख्य पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है, वो हम यहां पर आपको बता रहे हैं। यमुना नदी का पॉइंट उसमें मेन था कि जितनी प्रदूषित है पहले कभी नहीं रही है। तो आम आदमी पार्टी से कैलाश गहलोत ने अपना नाता तोड़ लिया है और बीजेपी के पूर्व विधायक ने केजरीवाल की झाड़ू पकड़ ली है। तो आम आदमी पार्टी को झटका मिला है, और झटका इसीलिए कहा जा सकता है क्योंकि कैलाश गहलोत बहुत पुराने वक्त से आम आदमी पार्टी के साथ में थे। अब ये हम आपको बता देते हैं कि कैलाश गहलोत कौन। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं और अच्छे तरीके से समझा देते हैं। तो कैलाश गहलोत दिल्ली के परिवहन मंत्री थे, केजरीवाल सरकार में वो मंत्री रहे। गहलोत नजफगढ़ से विधायक है। साउथ वेस्ट दिल्ली में गहलोत की जो मजबूत पकड़ है वो समझी जाती है और गहलोत केजरीवाल के बेहद करीबी भी समझे जाते हैं। तो अशोक गहलोत कौन है ये आप यहां पर समझोगे। 2015 में इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और उसके बाद से ये आम आदमी पार्टी के साथ चले आ रहे थे, लेकिन उसके बाद अब इन्होंने अलविदा कह दिया है। तो आम आदमी पार्टी से कैलाश गहलोत ने अपना नाता तोड़ दिया। तो बीजेपी के पूर्व विधायक ने केजरीवाल की झाड़ू पकड़ ली है। बीजेपी के पूर्व एमएलए अनिल झा आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं।
आम आदमी पार्टी से कैलाश गहलोत का इस्तीफा हुआ। उधर बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल झा दिल्ली आप में शामिल हो गए। अरविंद केजरीवाल ने अनिल झा को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। आपको बता दें, अनिल झा 2 बार किराड़ी विधानसभा के विधायक रह चुके हैं। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि किराड़ी परंपरागत रूप से बीजेपी का गढ़ रहा है। कि केजरीवाल जी पूछ रहे हैं पूर्वांचल समाज दिल्ली का आपको वोट क्यों दे। एक काम बता दो, एक काम। मैंने इतने काम गिना दिए। 6800 किलोमीटर की मैंने सीवर पाइपलाइन डलवाई है, 10,000 किलोमीटर की मैंने सड़कें बनवाई है, 6800 किलोमीटर की मैंने नालियां बनवाई है, पता नहीं कितने काम करवाए हैं, कितने मोहल्ला क्लिनिक, कितने स्कूल बनवाए हैं हम लोगों ने। वो एक काम बता दे जो उन्होंने पूर्वांचल समाज के लिए दिल्ली के अंदर किया। थैंक यू। तो आम आदमी पार्टी से कैलाश गहलोत का इस्तीफा हुआ। उधर बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल झा दिल्ली आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। तो चलिए, वो तो आपने यहां पर देख ही लिया, लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली में प्रदूषण पर बीजेपी और आप में जंग हो रही है। बीजेपी ने कहा प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली सरकार फेल हो गई है। केजरीवाल का वादा भी झूठा निकला है। गोपाल राय बोले बीजेपी राज्यों से प्रदूषण बढ़ा है, बीजेपी सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। है कि दिल्ली ने अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी को मौका दिया और उसकी सजा आज दिल्ली के लोग भुगत रहे हैं। दिल्ली का जल गंदा है, दिल्ली की वायु गंदी है, दिल्ली की यमुना गंदी है। अब AQ लेवल का ये हाल है कि बच्चे तड़प रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे रात को बेटे ने बेचारे ने ग्रुप में लिखकर डाला कि हमें कब सांस आएगा, और उसने स्क्रीनशॉट भेजा। ये देखिए, ये हालात है। वो बेचारा ये स्क्रीनशॉट भेज रहा है मेरे को रात को सोना, रात में सोऊं कैसे, ये हालात हैं। ये दिल्ली के हालात बना दिए अरविंद केजरीवाल जी ने, और खुद अपने घर पर वो 20-20 एयर प्यूरिफायर लगा कर रहते हैं और दिल्ली के लोगों को तड़पा रहे हैं। पिछले 2 दिनों में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी के मुख्य तौर पर 2 कारण समझ में आ रहे हैं। पहला, पहाड़ों पे बर्फबारी होने की वजह से दिल्ली का जो टेम्परेचर है उसमें गिरावट दर्ज की गई है, और इसकी वजह से सुबह और शाम धुंध की स्थिति पूरे उत्तर भारत में बनी हुई है। पिछले 2 दिनों में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी के मुख्य तौर पर 2 कारण समझ में आ रहे हैं। पहला, पहाड़ों पे बर्फबारी होने की वजह से दिल्ली का जो टेम्परेचर है उसमें गिरावट दर्ज की गई है, और इसकी वजह से सुबह और शाम धुंध की स्थिति पूरे उत्तर भारत में बनी हुई है। दूसरा, हवा की जो गति है उसमें कमी आई। तो वहीं दिल्ली में प्रदूषण पर मनोज तिवारी आग बबूला हो गए, और मनोज तिवारी ने कहा आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की उम्र कम करने और मौत परोसने का पूरा इंतजाम कर दिया है। दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी से परेशान हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को आयु कम करने की और एक प्रकार से कहें तो मौत परोसने की सारी व्यवस्था करी। ये पोल्यूशन, ये जल का प्रदूषण, इसका सब सीधा असर आदमी के सांस पे पड़ता है। अब दिल्ली के लोग जिस हद तक परेशान हैं उसमें एक ही चारा है कि ऐसी आम आदमी पार्टी को दिल्ली से हटाते हैं, ऐसे लोगों को लाते हैं जो नीति और नीयत से लोगों के सुविधाएं बढ़ाने के लिए काम करते हैं, पोल्यूशन कम करने के लिए काम करते हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी। और चलिए अब आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। योगी अखिलेश की लड़ाई में केशव प्रसाद मौर्य ने मोर्चा संभाल लिया है। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य ने मोर्चा संभाल लिया है, पलटवार भी किया है। योगी को लेकर संत वाले बयान पर बोला अखिलेश पर हमला। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव को अच्छे लोगों की संगति नहीं मिली है, साधु संतों के बारे में क्या बोल रहे हैं उन्हें मर्यादा का पता नहीं है। मौर्य ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव को खामियाजा उपचुनाव और फिर चुनाव में भुगतना पड़ेगा।
देखिए, संगत से गुण मिलत हैं, संगत से गुण जाए। बांस फांस और मिश्री एक भाव बिकाए कि ये बहुत पहले से प्रचलित कहावत है। उनको कभी अच्छे लोगों का संग नहीं मिला है। गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों के बीच में रहेंगे तो साधु संतों के बारे में उन्हें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इस मर्यादा का उन्हें ध्यान नहीं रहता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक संत हैं और संत का अपमान ना तो केशव प्रसाद बर्दाश्त करेगा, ना प्रदेश की जनता बर्दाश्त करेगी, ना देश की जनता बर्दाश्त करेगी। और इसका खामियाजा उन्हें चाहे उपचुनाव हो चाहे चुनाव हो, उसमें उसे भुगतना पड़े। भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। 10 साल की केंद्र की सरकार, 7 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार में केशव प्रसाद मौर्य जी के पास बताने के लिए नहीं है कुछ। वो ये नहीं बता सकते कि पिछड़ों को आरक्षण का हक क्यों नहीं दे पाए। वो ये नहीं बता सकते कि किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं हुई। वो ये नहीं बता सकते कि छुट्टा जानवरों से वो छुटकारा क्यों नहीं दिला पाए। वो ये भी नहीं बता पाएंगे कि पेट्रोल के दाम क्यों बढ़े हुए हैं। वो ये भी नहीं बता पाएंगे कि दूध और दही पे टैक्स क्यों लिया जा रहा है। तो केशव प्रसाद मौर्य जी के पास मुद्दे नहीं, भाजपा के पास मुद्दे नहीं है। जनता का ध्यान कैसे हटे कि जिन मुद्दों पे आप सत्ता में आए थे उन मुद्दों पे सवाल न पूछा जाए, इसलिए इधर उधर की बात कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव ने यह कहा था कि कोई व्यक्ति वस्त्र से नहीं बल्कि वचन से योगी होता है। उन्होंने कहा कि जो जितना बड़ा संत होता है उतना ही कम बोलता है, और बोलता भी है तो जन कल्याण के लिए बोलता है, इसीलिए इसके वचन प्रवचन कहलाते हैं। चलिए, यूपी में योगी के मुस्लिम लीग वाले बयान पर घमासान मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने कहा जनसंघ ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाई थी। सपा ने कहा इतिहास पलटने से अच्छा है कि योगी वर्तमान देखें। योगी ने अखिलेश यादव की पार्टी और मुस्लिम लीग को एक जैसा बताया था। सीएम योगी ने सपा पर मुस्लिम लीग की तरह बांटने के एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया और इसी को लेकर सपा हमलावर। जब इतिहास की बात होगी तो इतिहास में ये भी बात होगी कि जनसंघ ने मिलके मुस्लिम लीग के साथ कई राज्यों में सरकार चलाई, सरकार बनाई। तो आज वो लोग समाजवादी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं जिन लोगों का इतिहास रहा है मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाने का, सरकार बनाने का। समाजवादी पार्टी समझती कि इतिहास के पन्ने पलटने से अच्छा है कि वर्तमान देखा जाए और वर्तमान में जो समस्याएं हैं उन पे बात की जाए। मुख्यमंत्री जी से हम सवाल पूछते, समाजवादी पार्टी पूछना चाहती है कि उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों का क्या होगा, किसानों का क्या होगा, मजदूरों का क्या होगा, जो वादे हुए उन वादों का। तो देखिए, इससे पहले अलीगढ़ में योगी ने मुस्लिम लीग का जिक्र किया था। योगी ने कहा कि कराची इस्लामाबाद में नहीं, अलीगढ़ में पड़ी थी देश के बंटवारे की नींव। मुस्लिम लीग के एजेंडे पर चल रही समाजवादी पार्टी, ये भी सीएम योगी की तरफ से कहा गया। आज समाज को बांटने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। मुस्लिम लीग ने भी सांप्रदायिक आधार पर समाज को बांटा था। 1906 यही अलीगढ़ है जब यहां पर भारत के विभाजन की नींव रखने वाली मुस्लिम लीग की स्थापना इसी अलीगढ़ में हुई थी। अलीगढ़ ने उनकी चलने नहीं दी, लेकिन देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने के उनके मंसूबे सफल हो गए। याद रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना कराची में नहीं हुई, इस्लामाबाद में नहीं हुई, ढाका में नहीं हुई, उसकी स्थापना इसी अलीगढ़ में हुई थी। वे खतरनाक मंसूबे अभी भी समाप्त नहीं हुए और इसीलिए मैं आया हूं। उस समय जो काम समाज को बांटने का, उस समय जो विभाजन की खाई समाज को बांटने का मुस्लिम लीग कर रही थी, वही कार्य तो आज समाजवादी पार्टी आपके बीच में कर रही है, वही काम कर रही है। तो एक तरफ से वार, दूसरी तरफ से पलटवार। एक और बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं, और यह बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। ये देखिए बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा जो चुनाव टालेंगे वो हारेंगे। चुनाव टालने की वजह बीजेपी की हार थी। बीजेपी को हारने की भनक लगी तो चुनाव टाल दिए।
चुनाव टालेंगे, जो चुनाव टालेंगे वो हारेंगे। चुनाव टालने वाले हारेंगे। इनको जानकारी मिल गई थी कि यहाँ पर चुनाव नहीं जीत रहे हैं। इनके अपने इंटरनल सर्वे में ये हार रहे थे और उसके बाद 13 तारीख जो चुनाव की आई थी, जिसमें अन्य उपचुनाव हो रहे थे, जो लोग छुट्टी पे आए थे, जो लोग बाहर रह रहे थे, वो त्योहारों पे छुट्टी पे आए थे और वो मन मना लिए थे कि 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को हरा करके वापस जाएंगे काम पर रोजगार को लेकर के। इस बात की भनक भारतीय जनता पार्टी को पड़ गई, इसीलिए 13 तारीख से चुनाव इन्होंने 20 तारीख को टाल दिए। जो लोग टालेंगे वो चुनाव हारेंगे। और चलिए आगे आपको दिखाएंगे बिजनौर में खूनी जंग, लेकिन पहले देखिए अवैध अतिक्रमण पर कहां चला योगी का बुलडोजर। अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार एक्शन मोड में है। अमेठी में आज अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। सड़क के किनारे अवैध कब्जों को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। दरअसल सड़क के किनारे लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था। लोगों की शिकायत के बाद प्रशासन ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया। उठेंगे, फिर कहा तुम्हारे मंगलसूत्र खींचेंगे, अब आकर कहते हैं तुम्हारी बेटियों को छीनेंगे। ये किस तरीके की भाषा है? क्या देश के प्रधानमंत्री इज नॉट रिस्पॉन्सिबल कि हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उसको सशक्त बनाकर रखें जैसे कोई घुसपैठिया नहीं है? इसमें किसकी कमी है? पिछले 10 साल में सरकार आपकी है, तो क्या गृह मंत्रालय फेल हुआ है? और अगर गृह मंत्रालय फेल हुआ है तो गृह मंत्री इस्तीफा दें। यहां पर आकर अपनी राजनीति के लिए इस तरीके का भय का माहौल बनाना शर्मनाक है। और अगर घुसपैठिए घुस भी आए हैं तो किसने इनके हाथ पैर बांध कर रखे हैं कि उनको वापस ना भेजा जाए? ये गृह मंत्री और प्रधानमंत्री और अब शिवराज सिंह चौहान इसमें पड़ रहे हैं। मैं मानती हूं बहुत ही शर्मनाक है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर भी झारखंड प्रचार में इस वक्त जुटे हुए हैं और घुसपैठियों को लेकर जयराम ठाकुर की तरफ से भी बयान आया है। हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, ये जयराम ठाकुर की तरफ से कहा गया। घुसपैठियों को चुन चुनकर भगाना है, घुसपैठियों को चुन चुनकर भगाना है। घुसपैठी के बारे में सिर्फ सीधा बड़ा हमारी पार्टी का बड़ा साफ है कि देश के हर नागरिक की रक्षा करना, सुरक्षा करना, वो आगे बढ़े, विकास के काम में वो अपना योगदान दे सके, ये आवश्यक है। लेकिन विदेश के लोग यहाँ पर आकर के यहाँ के संसाधन, यहाँ की सुविधाएं लेकर के यहाँ के इस देश की संस्कृति के खिलाफ काम करें, देश के संविधान के खिलाफ करें, देश के विरोध में काम करें, इस बात की इजाजत नहीं। पहला काम घुसपैठियों को एक एक को आइडेंटिफाई करना, उनको चुन चुन करके बाहर भेजना। वहीं घुसपैठियों को सिलेंडर वाले बयान पर कांग्रेस घिर गई है। बीजेपी ने कहा यह कांग्रेस का देशद्रोह वाला बयान है। गुलाम मीर के बयान से घुसपैठियों पर मोहर हो गई और मूल वासियों का हक छीनकर घुसपैठियों को देने वाली सोच जाकर हो गई। झारखंड में घुसपैठियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा था, न हिंदू न मुसलमान न घुसपैठिया देखा जाएगा, सभी को 450 में सिलेंडर दिया जाएगा। और बांग्लादेश घुसपैठ इस चुनाव में संताल परगना इलाके में एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कांग्रेस के प्रभारी जो गुलाम मीर हैं उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी देंगे। 450 रुपए में गैस सिलेंडर घुसपैठियों को देंगे, यानी ये देशद्रोह की बातें हैं। और ये कहते हैं घुसपैठिए कहाँ, इन पे इनके जो प्रभारी हैं वो तो मोहर लगा रहे हैं कि घुसपैठिए है साहब, और हाँ किसी में हिम्मत है तो रोको, हम घुसपैठियों को देंगे आदिवासियों और मूलवासियों का हक छीन कर। तो यही इनकी सोच है और जनता परिवर्तन चाहती है। जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिए देखा जाएगा, तो ना कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। एक है तो सिर्फ है वाले बयान पर मोहन यादव का रिएक्शन आया है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये कह रहे हैं मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसमें देश की एकता और अखंडता की बात है, संविधान की भावना है। एक है तो सेफ है मोहन यादव। देखिए यशस्वी प्रधानमंत्री ने सही कहा, एक है तो सेफ है, उसमें गलत क्या है। हमारे लिए इस देश की एकता अखंडता की बात तो हमने शपथ के साथ की है,
देश में कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद जब शपथ लेता है तो क्या देश को बंटवारे की बात करता है? एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसमें हमारे संविधान की भावना नहीं है, तो उसमें गलत कुछ भी नहीं है। तो वहीं प्रियंका गांधी के जाति जनगणना और आरक्षण वाले बयान पर भिड़े हैं जेडीयू और आरजेडी। आरजेडी ने कहा कि इंडी गठबंधन लगातार जाति जनगणना की मांग कर रहा है, पीएम मोदी और अमित शाह जवाब दें। जेडीयू ने कहा कांग्रेस को जाति जनगणना और आरक्षण पर सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। दरअसल कल शिरडी में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा था, मैं पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को एक मंच पर खड़े होकर यह घोषणा करने की चुनौती देती हूं कि वो जाति जनगणना कराएंगे और आरक्षण पर 50% की सीमा हटा देंगे। प्रियंका के इसी बयान को लेकर अब सियासी जंग छिड़ी हुई है। प्रियंका गांधी जी ने जो चुनौती दी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अमित शाह जी, इस पर जवाब दे बीजेपी के लोग। देश में जातीय जनगणना कराने की मांग लगातार इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी लगातार इस बात को कह रहे हैं। तेजस्वी जी बिहार में सरकार में थे डिप्टी सीएम, तो जातीय जनगणना बिहार में कराया था, आरक्षण का दायरा बढ़ाया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को इस पर चुप्पी तोड़ना चाहिए, इसका जवाब देना चाहिए। हम लोग प्रियंका जी को और पूरी कांग्रेस को ये चुनौती देते हैं कि जब वो सत्ता में रहे तो ये 50% की जो लक्ष्मण रेखा है, इसको इन्होंने क्यों नहीं पार करने का कोई निर्णय लिया। दरअसल 2011 में जातीय जनगणना, 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, आंकड़े वो सार्वजनिक नहीं कर पाए, इसलिए जातीय जनगणना या आरक्षण के सवाल पर कांग्रेस को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मेमोरी लॉस वाले बयान पर बीजेपी का राहुल पर हमला देखने को मिला। शहजाद पूनावाला ने कहा, संवैधानिक पदों का अपमान ही राहुल गांधी की पहचान है। पूनावाला ने कहा, कांग्रेस का काम पीएम मोदी को गाली देना है। राहुल गांधी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस नेता रैलियों में जो बोलते हैं वही बात नरेंद्र मोदी भी बोलते हैं। राहुल गांधी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा था कि पीएम मोदी की जो बाइडेन की तरह मेमोरी लॉस हो गई है। जैसे अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति था, कभी कुछ बोलता था, कभी कुछ बोलता था, भूल जाता था, उसको याद दिलाना पड़ता था पीछे से, भैया आपको ये नहीं बोलना, आपको ये बोलना है। वहां पे यूक्रेन का राष्ट्रपति आया और अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि भैया रूस के राष्ट्रपति पुतिन आए हैं। उनके पीछे लोग आए, कहे नहीं 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 भैया रूस के नहीं है, यूक्रेन के हैं। उनका मेमोरी लॉस हो गया था। वैसे ही हमारी प्रधानमंत्री का मेमोरी लॉस हो रहा है। संवैधानिक पदों का अपमान, यही राहुल गांधी की असली पहचान। इस प्रकार के अनर्गल बातें करना, वो भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री के विषय में, और किसी की भी सेहत के बारे में इस प्रकार की झूठी बातें करना, ये दिखाता है कि राहुल गांधी का क्या स्तर है। 125 से ज्यादा गालियां कांग्रेस ने एक ओबीसी समाज से आने वाले प्रधानमंत्री को, उनके परिवार पर, उनके गरीब पृष्ठभूमि पर, उनके चाय वाला होने पर, उनके ओबीसी होने पर, उनको नीच कहना, भस्मसूर, गंगू तेली, हिटलर की मौत मरेगा, कब्र खुदेगी। अब सवाल उठता है कि मोदी पे हमला करते करते, बीजेपी पे हमला करते करते आप प्रेसिडेंट जो बाइडेन को भी नहीं बख्श। तो वहीं चुनाव आयोग के नोटिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बयान सामने आया है। चुनाव आयोग के नोटिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बयान आया और मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं कि जल्दी नोटिस का जवाब दिया जाएगा, हमारी टीम जवाब तैयार कर रही है। सर, चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है आपको? हाँ, वेलकम। नोटिस का जवाब 18 तारीख देना है, दे देंगे। और हमारे जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं, सॉरी मीडिया के लोग हैं, वो लोग तैयार कर रहे हैं और वो भेज देंगे। वहीं बालासाहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर शिवसेना शिंदे गुट ने आज सभी अखबारों में एक विज्ञापन दिया है। विज्ञापन में उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। बालासाहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर छपे इस विज्ञापन ने राजनीति की हलचल बढ़ा दी है।
शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शिवाजी पार्क में अपने पिता बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी। तो वो जो विज्ञापन छपा है, उस विज्ञापन ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी, जैसा कि हमने आपको बताया, क्योंकि विज्ञापन में शिंदे गुट आ गया है उद्धव ठाकरे के ऊपर। अब आपको ये हम बता देते हैं कि शिंदे गुट के विज्ञापन में छपा क्या है, इसमें लिखा क्या है, अब ये हम आपको बताते हैं। तो विज्ञापन में लिखा है कि मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा, बाला साहेब के विचारों को वोट दें, धनुष बाण को वोट दें, ये इसमें लिखा हुआ है। और अगर आप बहुत बारीकी से देखेंगे, क्योंकि मराठी लिखा है, मी माझ्या शिवसेनेची कांग्रेस होऊ देणार नाही, क्लियर कट ये लिखा हुआ है। और कहा गया धनुष बाण को वोट दिया जाए। तो वहीं बाला साहेब की पुण्यतिथि पर संजय राउत की तरफ से बयान आया। महाराष्ट्र में बाला साहेब के विचारों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। बाला साहेब ने धर्म की रक्षा के लिए शिवसेना बनाई है। आज मराठियों पर संकट आ रहा है, हम उनके विचारों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। बाला साहेब हमसे सिर्फ शरीर से गए, उनका विचार हमारे साथ है। महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है और हमें पहली बार ऐसा लगता है बाला साहब के बाद कि ये लड़ाई जो है इस चुनाव के बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के लिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं। बाला साहब ने शिवसेना की स्थापना इसलिए की थी कि महाराष्ट्र धर्म की रक्षा हो, यहाँ का जो मराठी मानुष है उनके स्वाभिमान की रक्षा हो, हमारे विचारों की रक्षा हो, हमारे जो न्याय और हक की बात बाला साहब ने की थी, उनके ऊपर आज संकट आ रहा है। और आगे आपको दिखाएंगे नेतन्याहू के घर पर बारूदी बारिश, लेकिन पहले देखिए टॉप इंटरनेशनल खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के दौरे पर हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का नाइजीरिया में भव्य स्वागत किया गया। उनके आगमन पर भारतीय समुदाय के लोगों में काफी उत्साह दिखा। साथ ही नाइजीरिया के लोगों ने भी भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन किया। मंत्री नेसोम एजेनोबो वीके ने पीएम का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को अबुजा शहर की चाबी भी तोहफे में दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू से मुलाकात करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे।